तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो भी उत्तर प्रदेश के जीके से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। यानी कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो भी यूपी की जीके से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिसका भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ से 100% उसके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए पूरी वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी इन क्वेश्चन को जरूर लगाएं, आप अपनी नॉलेज को जरूर चेक करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को के द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। तो आपको ये बताना है कि यूनेस्को की लिस्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा धरोहर शामिल किया गया है। तो जितने भी यूनेस्को के धरोहर हैं मैंने सारे पर वीडियो बनाई हुई है। तो आप बताइए कौन सा ऐसा धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को ने शामिल किया है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ताजमहल। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जो ताजमहल है ना, इसे वर्ष 1983 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। और यह सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा है जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और यह अपने अद्वितीय बनावट और स्वरूप के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। बताइए उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? किंग, रेड पांडा, चश्माधारी बंदर या दलदल का मृग, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वैम्प डीर, यानी कि जिसे बारहसिंगा कहते हैं और दलदल का मृग भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। जो उत्तर प्रदेश दिवस है ये प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी और उर्दू ये उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? तो मछलियाँ एवं तीर धनुष ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है जिसे सारस या क्रोंच कहते हैं। ये सारा आपको याद होना चाहिए अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है, भाषा कौन सी है, पुष्प, वृक्ष और पक्षी, ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं कि भारत माता टेम्पल जो कि उत्तर प्रदेश में है, एक ही जिले में भारत माता मंदिर स्थित है, ये आपको बताना है। अयोध्या, आगरा, वाराणसी या बरेली। तो भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये बनारस में, यानी कि वाराणसी में स्थित है। यही है भारत माता मंदिर जो कि वाराणसी में स्थित है। तो भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में है और इसका निर्माण श्री प्रसाद गुप्त ने करवाया था और यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और इसका उद्घाटन सन 1936 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था और इसमें संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत की त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है जो कि आप देख रहे हैं। ये भारत माता का मानचित्र है जो कि कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के बनारस में है, वाराणसी में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर आपको पता है भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर। ये कहाँ पर है? वाराणसी में, मथुरा में, प्रयागराज में या अयोध्या में। ये वाराणसी में स्थित है। तो ऑप्शन ए का सही जवाब होगा। तो काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है और यह भारत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। क्योंकि क्या होता था, जो आक्रांता थे ना, आक्रमणकारी थे, इस मंदिर को विध्वंस कर देते थे। तो लास्ट में जो सबसे आखिर में इसका पुनर्निर्माण करवाया था वो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। याद रखिएगा कब करवाया था? 1780 में। और 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है? भारतनाट्यम, ओडिसी, कथक या कुचिपुड़ी। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। ये कौन सी है? कथक। ये उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। कितने? 8 रूपों में से एक है। आपको पता है ना,
जो मेन शास्त्रीय नृत्य हैं कितने 8 हैं। तो 8 रूपों में से एक है कथक नृत्य, जो कि उत्तर प्रदेश का है। और कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है। जो कथक है इसका उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। और 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य एक विशिष्ट विधा के रूप में निष्कर्षित हुआ है। देख लीजिए, बाकी के भी जो नृत्य हैं वो भी देख लेते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य हैं कौन कौन से राज्य के हैं, जैसे ओडिसी तो नाम से क्लियर है ओडिशा का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये सब आपको 8 याद होने चाहिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो कथक। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई है। बताइए, आईआईटी कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई है, पूछा गया है। तो 1959 में आईआईटी कानपुर की स्थापना की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर भारत सरकार के द्वारा संस्थापित प्रमुख स्थानों में से एक है और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। और इस संस्थान का उद्देश्य सार्थक शिक्षा प्रदान करना, उच्चतम स्तर का मूल शोध करना और तकनीकी नवाचार में नेतृत्व प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम स्थान को हासिल किया था। तो ना तो केवल उत्तर प्रदेश में, भारत में देखा जाए तो ये भी भारत में किसके शासनकाल के दौरान चित्रकारी की कला में अपना चरम स्थान हासिल किया है। ये मुगल बादशाह जहांगीर के काल में। इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी और यह चित्रकला का कुशल पारखी था। कौन, जहांगीर। तथा इसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके युग को कहा जाता है, किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। और जहांगीर ने हेरात को और आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। और इसके समय के प्रमुख चित्रकारों में देखा जाए तो कौन कौन आते हैं, फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर एवं अबुल हसन। ये इसके समय के प्रमुख चित्रकार थे। और याद रखेगा कि जो फारूक बेग थे ना, इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। क्योंकि एक बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि किसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था, तो फारूक शेख ने बनाया था, फारूक बेग ने बनाया था। आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित में से इस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था। तो यूपी में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के नियम को कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है। ये 2011 में लागू किया गया था, जब भारत महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनशिप में वर्ल्ड कप जीती थी, तब ये लागू किया गया था। कब, 2011 में। ऑप्शन सी का सही जवाब है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को 2011 में लागू किया गया था। और ये कौन से संशोधन के तहत किया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। और यह प्रावधान क्या कहता है कि राज्य कानून बनाकर 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क यानी कि मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। और इसी कानून के तहत ये नियम जोड़ा गया है, मतलब ये कानून बनाया गया है। तो ये कब लागू हुआ, 2011 में। और आगे देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ये उर्दू है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो देखिए, हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। और उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। और हिंदी भाषा के तहत उत्तर प्रदेश की जो रीजनल लैंग्वेज है ना, जिन्हें हम बोली कह देते हैं या क्षेत्रीय भाषाएं कह देते हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। किसमें, हिंदी में। तो हिंदी एक अम्ब्रेला भाषा है, इसके अंदर ये सारी क्षेत्रीय भाषाएं आती हैं। तो उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो उर्दू है। तो एक बार देख लेते हैं, यूपी का मैप है। आप देखेंगे कि जो ये मेरठ मुजफ्फरपुर वाला नगर है, यहाँ पर कोरवी बोली जाती है। उसके बाद आप देखेंगे
ये जो मथुरा आगरा वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर कौन सी अलीगढ़ हो गया, मथुरा आगरा, यहाँ ब्रिज भाषा बोली जाती है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो कन्नौज हरदोई ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कन्नौजी बोली जाती है। और बीच में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या हो गया, गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, अमेठी, प्रतापगढ़, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अवधी बोली जाती है। और आप देखेंगे कि जो बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। और आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ एरिया है, वहाँ पर बुंदेली और बघेली बोली जाती है, जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर बुंदेली और बघेली बोली जाती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की ये रीजनल लैंग्वेज है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि बीच में अवधी बोली जाती है। तो जो बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है ना, केवल यहीं पर भोजपुरी बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो झांसी को नहीं, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की जो स्थापना थी, नवाब आसफुद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी, जो कि ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी रही है। और लखनऊ अपनी खास नजाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक दशहरी आम के बागों तथा चिकन के लिए जाना जाता है। दशहरी आम जो होते हैं उसके लिए, और चिकन के लिए लखनऊ जाना जाता है। इसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, किसे, लखनऊ को। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? पन्ना कबूतर, मोनल, सारस क्रेन या राम चिरैया? तो आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस क्रेन, इसे क्रोंच भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये जो आप देख रहे हैं इसे क्रोंच या सारस कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है और इस पक्षी को गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तर पूर्वी भागों में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसकी नींव किस वर्ष में रखी गई थी? तो जो आगरा विश्वविद्यालय है, इसकी नींव किस वर्ष रखी गई थी? तो 1927 में इसकी नींव रखी गई थी। ऑप्शन बी का सही जवाब होगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना 1 जुलाई 1927 को रखी गई थी। इसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। अब अगला प्रश्न है कि लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो कि कब स्थापित किया गया था? तो लखनऊ में राज्य संग्रहालय, जिसे द स्टेट म्यूजियम कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी स्थापना 1863 1863 में की गई थी। याद रखिएगा कहाँ पर ये स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ में स्थित राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो कि 1863 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो लखनऊ डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल एल्बर्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को के द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्मारक है जिसे यूनेस्को ने शामिल किया है विश्व धरोहर स्थल में। तो रामनगर फोर्ट, अलीगढ़ फोर्ट, आगरा फोर्ट या अकबर का मकबरा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आगरा का किला। तो ऑप्शन सी का सही जवाब है। देखिए, आगरा का जो किला है ना, ये उत्तर प्रदेश में यूनेस्को के द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। तो उत्तर प्रदेश के 3 स्थल आप देखेंगे, तो ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। रामनगर का जो किला है, ये वाराणसी में रामनगर में स्थित है। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। और अलीगढ़ का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो कालीन का शहर किसे कहा जाता है? कारपेट सिटी किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भदोही को। का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो उत्तर प्रदेश के भदोही संत रविदास नगर जिले को कालीन का शहर कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। और भदोही जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो किसे कारपेट सिटी कहा जाता है?
तो यूपी के भदोही को कारपेट सिटी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो जो यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी ना, सरोजिनी नायडू ने, इन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कब कार्यभार संभाला था? किस अवधि में संभाला था? जो पहली राज्यपाल थी, ये इनसे पूछ लिया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1947 से 1949 के दौरान इन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के दौरान कार्यभार संभाला था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो उत्तर प्रदेश तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं सरोजिनी नायडू, और ये भी उत्तर प्रदेश की हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहा है, और नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। वह अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आपको बताना है, इसमें से कौन सा है? चरकुला, लावा, बिहू या कोलट्टम? आप बताइए, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो चरकुला। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चरकुला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकल, स्वांग, दादरा नृत्य, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, याद रखिएगा। और जो लावा है, ये कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। कोलट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और बिहू कहाँ का है? तो असम का है। और जो कोलट्टम लोक नृत्य है ना, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, याद रखिएगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर कुंभ का मेला लगता है? मथुरा में, हरिद्वार में, त्रिशूर में या कुंभकोणम में? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है हरिद्वार। आपको पता है कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो 4 जगहों पर लगता है, जिसमें से एक है हरिद्वार। तो देखिए कहाँ कहाँ पर कुंभ का मेला लगता है? तो प्रयागराज में लगता है, गंगा जमुना एवं सरस्वती के संगम पर। और दूसरा हरिद्वार में लगता है, गंगा नदी के किनारे पर। तीसरा उज्जैन में लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे पर। और चौथा नासिक में लगता है, गोदावरी नदी के किनारे पर। तो 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है, ये पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और कौन कौन सी नदी के किनारे लगता है, ये भी याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन बने? देखिए जो अब उत्तर प्रदेश है ना, पहले ये संयुक्त प्रांत होता था, बाद में इसे इसका विभाजित किया गया। अब जो आप देख रहे हैं, अब का जो उत्तर प्रदेश है, ये 1950 में बना था। तो जो अब का उत्तर प्रदेश है, इसके पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर हुमायूं जी फिरोज शाह मोदी इसके पहले राज्यपाल थे, याद रखिएगा। इन्हें होमी मोदी भी कहते थे। तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री हरमस जी फिरोज शाह मोदी बने थे। और उत्तर प्रदेश कब बना था? तो 24 जनवरी 1950 को, तो अभी का उत्तर प्रदेश है, ये बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य क्या है? आपको बताना है। अभी हमने पढ़ा ना कि जो चरकुला नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ये क्या है? ये आपको बताना है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का मूल निवासी की एक जंगली बिल्ली है, अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प है, या ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो आपको पता है ये ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। कौन सा? चरकुला लोक नृत्य, याद रखिएगा। देखिए यह है चरकुला लोक नृत्य। तो चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। और इस नृत्य में कृष्ण जी के गीतों पर महिलाएं वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हुई घूंघट करके नृत्य करती हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। यह चरकुला लोक नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है? तो बरसाने में जो होली खेली जाती है, ये आपको बहुत फेमस है, आपको पता है, वर्ल्ड फेमस है। ये किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, पत्थर, दूध या डंडे के साथ? ये डंडे के साथ खेली जाती है। ऑप्शन डी का सही जवाब होगा। देखिए बरसाना की लठमार होली डंडे के साथ खेली जाती है, और यहाँ की लठमार होली पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और यह फागुन मास की शुक्ल पक्षमी की नवमी को बरसाना में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं
कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपील मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो जो कांपील मेला है ये आपको बताना है ये किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, जैन, सिख, ईसाई या बौद्ध। तो जो उत्तर प्रदेश का कांपील मेला है ना ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो कांपील मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कांपील नामक स्थान पर हर वर्ष आयोजित किया जाता है। और कांपील हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों से एक है। कांपील मेला कहाँ पर लगता है? ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में लगता है। और क्यों, कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो जो कबीर थे ना, संत कबीर, इनका जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था। तो कबीर का जन्म जो डेट है, जो ईयर है, ये थोड़ा विवादास्पद है, यानी कि श्योर नहीं है, इतिहासकारों में मतभेद है। पर इनका जन्म हुआ कहाँ पर था? तो बनारस में इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ हुआ था। परंतु इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे के यहाँ हुआ था। और कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है। कौन सी भाषा है इनकी? सदुक्कड़ी। और कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो कौन से सुल्तान के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी के लगभग मगहर में हुई थी। लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु 1498 को भी मानते हैं। तो इनकी मृत्यु और जन्म में मतभेद है, लेकिन माना जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म बनारस में हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि लखनऊ घराने की नींव वो किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थी? तो जो लखनऊ का घराना है ना, ये नींव किसने रखी थी? बड़े गुलाम अली खान ने, बख्शू खान ने, बिस्मिल्लाह खान ने या अमजद अली खान ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बख्शू अली खान ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। ऑप्शन बी का सही जवाब है। तो उस्ताद बख्शू अली खान ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। और लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। और इसकी स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ये किस भाषा में है? तो अमीर खुसरो ने एक कविता है, कौन सी? छाप तिलक सब छीनी। ये किस भाषा में है ये आपको बतानी है। भोजपुरी में है, खड़ी बोली में है, ब्रज भाषा में है या उर्दू में है? ये ब्रिज भाषा में है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो देखिए, जो अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी है ना, ये ब्रिज भाषा में है। और इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। माना जाता है कि अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। और सर्वप्रथम हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। और ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली, जिसे आज हम हिंदी या कहते हैं, तो खड़ी बोली व ब्रज भाषा में भी पद्य लिखे थे। किसने? अमीर खुसरो ने लिखे थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से आपको बताना है। इससे जाना जाता है फतेहपुर को, मुजफ्फरनगर को, मिर्ज़ापुर को या मुरादाबाद को? तो बताइए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। और यह जिला कहाँ पर है? तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। और मुरादाबाद पीतल के काम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और आधुनिक कारीगरों द्वारा बनाए गए आधुनिक, आकर्षक और कलात्मक पीतल के बर्तन, गहने और ट्रॉफियाँ मुख्य यहाँ के शिल्प हैं। और आकर्षक पीतल के जो बर्तन है ना, ये अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और इस प्रकार इसे ब्रास सिटी या पीतल नगरी कहा जाता है। किसे? मुरादाबाद को कहा जाता है। तो मैंने हिस्ट्री जो है ना, पूरा इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास की ई बुक बनाई है। इसकी जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहाँ से आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। और इसका पूरा जो नोट्स हैं चार्ट और डायग्राम के साथ, वो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर
अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा कथक घराना है जो नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर का, बनारस का, लखनऊ का या बरेली का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अध्यात्म नगरी बनारस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो कथक नृत्य शैली से संबंधित कुछ घराने देखिए निम्नलिखित हैं। जो जयपुर का घराना है ना, ये युद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन करता है, जो कि राजस्थान में है। लखनऊ का जो घराना है, ये संस्कृति, रोमांस, लोकाचार व श्रृंगार प्रधान का घराना है। बनारस का जो घराना है, ये आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से इसका उत्पादन किया जा रहा है? चिकनकारी के काम का, कांच की चूड़ियों का, पीतल के ताले का या जरदोजी कढ़ाई का? यह आपको बताना है। तो फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है पूरी दुनिया भर में? ये किसके लिए फेमस है? तो अपनी कांच की चूड़ियों के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो जो कांच की चूड़ियों का उत्पादन है ना फिरोजाबाद में, 200 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। तो इस शहर को क्या कहा जाता है? सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो सुहाग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? फिरोजाबाद को, याद रखेगा। और फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भर में मशहूर है। और यह शहर सिर्फ चूड़ियों के लिए नहीं बल्कि अन्य सामान जैसे कांच की वस्तुओं, टाइल्स के लिए भी जाना जाता है। और फिरोजाबाद कांच निर्माण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह अलग अलग कांच की वस्तुएं का निर्माण प्रमुख हब बन चुका है और अपनी वैश्विक उपस्थिति के लिए विश्व भर में ये दर्ज करा चुका है। तो इसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है और कांच की चूड़ियों के लिए ये पूरी दुनिया भर में फेमस है। अब अगला प्रश्न है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? बताइए, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश इसका नाम रखा गया था। और उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब अगला प्रश्न है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये बताइए, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा या फैजाबाद? तो इनका जन्म हुआ था एटा में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो जो सूफी कवि अमीर खुसरो थे ना, इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में कासगंज है। और इन्हें तबला तथा खड़ी बोली के आविष्कारक माना जाता है। तो माना जाता है कि जो तबला वाद्य यंत्र है ना, तबला और खड़ी बोली, इसका आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने इसका आविष्कार किया था। और इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन स्वयं देखा है, अमीर खुसरो ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के हैं? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में इनका जन्म हुआ था। अब आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? बताइए, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फैजाबाद में? तो बहू बेगम का मकबरा स्थित है फैजाबाद में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी का सही जवाब होगा। तो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम मुमताजुर उर्फ बहू बेगम के याद में करवाया था। बहू बेगम की याद में ये बहू बेगम का मकबरा बना है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों के द्वारा प्यार से अप्पा जी कहकर बुलाया जाता था? तो कौन सी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं जिन्हें उनके शिष्यों के द्वारा अप्पा जी कहकर बुलाया जाता था? तो इसका सही जवाब होगा गिरिजा देवी। तो ऑप्शन ए का सही जवाब है। तो जो गिरिजा देवी थी ना, उनके शिष्य प्यार से इन्हें अप्पा जी कहकर बुलाते थे। तो जो गिरिजा देवी थी, ये बनारस घराना से संबंध रखती थी। और ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी और इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो किसकी सीमा आपको बताना है। जैसे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है महाराजगंज। महाराजगंज जो जिला है ना उत्तर प्रदेश का, की सीमा नेपाल के साथ लगती है।
देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की जो सीमा है ये नेपाल के साथ लगती है। तो देखिए, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय देश, इसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। मैप में हम देख लेते हैं तो आपको पता है ये नेपाल है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के किस जिले से लगती है? महाराजगंज के साथ लगती है। अब हम 8 राज्य देख लेते हैं। 8 राज्य जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। एक तो हो गया बिहार, दूसरा हो गया झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मध्य प्रदेश, पाँचवां राजस्थान, छठा हरियाणा, सातवां हिमाचल प्रदेश और आठवां उत्तराखंड। और जो दिल्ली है ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय देश, इसके साथ यूपी की सीमा लगती है। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पर अगला प्रश्न देखते हैं कि भेड़ कुंड जहाँ पर अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली का निशाना बनाया था, ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? आपने देखा होगा महाभारत सीरियल में कि द्रौपदी से शादी करने के लिए जो स्वयंवर रचा गया था उसमें अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाया था ना। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के इस जिले में ये स्थित है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, फर्रुखाबाद में है ये जो कुंड है ना भेड़ कुंड, ये कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में। तो भेड़ कुंड जहाँ पर अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, ये उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। तो प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित हैं। तो जो प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान ये उत्तर प्रदेश के ये कहाँ से संबंधित हैं? ये उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में इटावा में हुआ था और ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक थे। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के पिता थे और नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे। इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। अब अगला प्रश्न है कि 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को केदी कहा जाता था? तो 6ठी सदी बीसी के दौरान किन क्षेत्रों के उत्तर प्रदेश के केदी कहा जाता था? तो बुंदेलखंड को केदी कहा जाता था। याद रखिएगा। देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था जो भारतवर्ष है। और इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे और इनका विवरण मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो काशी महाजनपद था ना, इसकी राजधानी वाराणसी थी। और ये कौन सा क्षेत्र है? आज के समय देखें तो ये वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। और दूसरा महाजनपद था वत्स से की राजधानी कौशाम्बी थी और ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। ये आधुनिक नेम है, ये पहले का नाम है और ये इनकी राजधानी है। उसके बाद है कौशल और यह उत्तर प्रदेश के महाजनपद हैं सारे। और जो कौशल महाजनपद है इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और ये फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है। जो मल्ल महाजनपद है इसकी राजधानी कुशीनारा थी, ये देवरिया के आसपास का क्षेत्र है। जो चेदी महाजनपद जो भी पूछा गया था, चेदी महाजनपद इसकी जो राजधानी है शक्तिमती थी और ये बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। जो कंबोज महाजनपद है इसकी राजधानी हाटक थी और ये राजौरी एवं हजारा के आसपास का क्षेत्र है। जो सूरसेन महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा थी, ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। जो पांचाल महाजनपद था इसकी राजधानी अहिछत्र थी, ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो कि आधुनिक क्षेत्र है यहाँ का क्षेत्र था, यहाँ का महाजनपद था। ये सभी 8 महाजनपद थे जो कि उत्तर प्रदेश के थे। अब आगे चलते हैं। तो राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृत्त केंद्र की स्थापना की थी। तो राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृत्त केंद्र की स्थापना की थी? ये आपको बताना है। मथुरा में, काशी में, कन्नौज में या हरिद्वार में? तो इसका सही जवाब है कन्नौज में भद्र विहार की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी और हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की थी। कहा जाता है कि हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने की थी। और हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना भी की थी। तो इम्पोर्टेंट हैं
कौन? राजा हर्षवर्धन। और इन्होंने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की भी स्थापना की थी। तो आगे चलते हैं। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो किन्हें फिराक गोरखपुरी कहा जाता है? फिराक गोरखपुरी नाम से प्रसिद्ध कौन से शायर हैं? द्वारिका प्रसाद, किशन नारायण, रघुपति सहाय या नवल किशोर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जो रघुपति सहाय है ना, इन्हीं को, रघुपति सहाय को ही फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय को जाना जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी है? गुले नगमा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1969 में। तो उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आपसे पूछ लिया जाए किससे मिला था, तो रघुपति सहाय को ही मिला था। आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बारिश के मौसम में आपको बताना है यूपी में कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती या कजरी? बारिश के मौसम में कजरी गाई जाती है। तो ऑप्शन डी का सही जवाब होगा। तो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में यानी कि सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा कजरी लोक नृत्य गाया जाता है। और कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। जो बिरहा है ना, ये प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना या कहानी का लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और जो रसिया है, रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से संबंधित है। जो चैती लोकगीत है, चैती लोकगीत फागुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? तो चैती, ढोला, आल्हा, बिरहा, रसिया, पूरन भगत और भरतहरी ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। इसमें से जो बारिश के मौसम में गाया जाता है वो कजरी लोकगीत है। अब अगला प्रश्न है कि मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया हुआ है। बताइए मुरादाबाद किस लिए फेमस है? पीतल के लिए, तांबे के लिए, हीरे के लिए या स्टील के लिए? तो जो मुरादाबाद है ना, ये पीतल के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए का सही जवाब है। जो मुरादाबाद है ये पीतल और कलई बर्तन की नक्काशी के लिए फेमस है। फरीदाबाद कांच उद्योग यानी कि कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात है। कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल अगरबत्ती के लिए फेमस है। रामपुर चाकू उद्योग के लिए फेमस है। लखनऊ लकड़ी के खिलौने और औषधि निर्माण के लिए फेमस है। और अगर हम खनिज क्षेत्र की बात करें तो हीरे के लिए बांदा और मिर्जापुर फेमस है। तांबे के लिए ललितपुर, कोयले के लिए सिंगरौली और यूरेनियम के लिए ललितपुर फेमस क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, याद रखेगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब आगे चलते हैं। तो आगे है कि डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो होली के कुछ दिनों बाद कौन सा मेला उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है? कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला या सिकरी मेला? तो इसका सही जवाब है नौचंदी मेला। तो ऑप्शन बी का सही जवाब है। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना का जीता जागता प्रमाण कौन सा है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो आपको बताना है कि जो यूपी का क्षेत्रफल है ना, वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब है 7.3%। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। देखिए उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर की जो सीमा है ये भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, स्पर्श करती है। और इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो आगे चलते हैं। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ये हमने देखा था। बताइए मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो सुरसेन कहा जाता था। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहते थे और इसकी राजधानी मथुरा थी। तो जो मत्स्य महाजनपद था ये राजस्थान में है, इसकी राजधानी विराटनगर थी। पांचाल बरेली और बदायूं में, जिसकी राजधानी अछत्र। और अंग बिहार का महाजनपद है जिसकी राजधानी चंपा थी। आगे चलते हैं। तो डैश फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो शास्त्रीय शैली में टप्पा
तो शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किसने किया था? कौन से प्रमुख संगीतकार थे? इसका सही जवाब है मुश्तरी बाई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो मुश्तरी बाई थी, ये फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आल्हा, रसिया या लंगूरिया? का सही जवाब क्या होगा? आल्हा। आल्हा आपको पता ही होगा। तो जो आल्हा है ये बुंदेलखंड का एक प्रमुख लोकप्रिय गीत है। और जो बिरहा है ये कहाँ का है? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। और जो लंगूरिया है ना, ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। लोक नृत्य है लंगूरिया। जो आल्हा है ये क्या है? ये लोकगीत है। कहाँ का? बुंदेलखंड का। अब आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? तो कन्नौज का कहा जाता है। कन्नौज को याद रखिएगा। ऑप्शन डी का सही जवाब है। तो जो कन्नौज है ना, कन्नौज शहर को पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहता था और माना जाता है कि कन्याकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र और अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए फेमस है। वर्तमान में जो कन्नौज शहर है ना, ये अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है और यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। अब आगे चलते हैं। तो प्रसिद्ध सूफी संत एक सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में, कन्नौज में, फतेहपुर सीकरी में या बाराबंकी में? तो जो सूफी संत एक सलीम चिश्ती है ना, इनकी जो दरगाह है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो प्रसिद्ध सूफी संत एक सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। और सूफी संत एक सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा के समीप है यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर अकबर के द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा और आदि प्रसिद्ध इमारतें बनाई गई हैं। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो आपको बताना है यूपी का राजकीय फूल कौन सा है? गुलाब, गेंदा, चमेली या पलाश? का सही जवाब क्या है? पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। देखिए यह पलाश। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? पलाश है। और पलाश या टेसु एक वृक्ष है जिसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं और इसके आकर्षक फूलों के कारण ही जंगल की आग भी इसे कहा जाता है। और पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिका मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नेम है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हॉकी के जादूगर का जन्म, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में हुआ था। तो ऑप्शन डी का सही जवाब है। तो हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, जिनमें से 1928 का ओलंपिक हुआ, 1932 का ओलंपिक और 1936 का ओलंपिक, तीनों में स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। और इनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में माना जाता है और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या दारा शिकोह के द्वारा? तो इसका सही जवाब है शाहजहां के द्वारा आगरा की मोती मस्जिद बनवाई गई थी। तो जो आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद है ना, इसे चमकता हुआ मोती कहा जाता है। और शाहजहां ने इस मस्जिद का जो निर्माण है ये अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। ये कहाँ पर है? तो आगरा का जो स्थित मोती मस्जिद है, किसने करवाया था इसका निर्माण? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो यूपी की आबादी है ये भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? जो 2011 में जनगणना हुई थी ना, के अकॉर्डिंग 16.4% है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखिए वर्ष 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी और अभी 16वीं जनगणना नहीं हुई है। ये जो अंतिम आंकड़े आए थे 31 मार्च 2011 को आए थे। तो इसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश है की जो आबादी है ना कितनी थी? तो 16 करोड़ 61 लाख
97,921 ये उस समय आबादी थी, जो कि अब तो बढ़ चुकी होगी, लेकिन अभी तक नया आंकड़ा नहीं आया है। अब आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ का मेला नहीं लगता? उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार या वाराणसी? तो कहाँ पर कुंभ का मेला नहीं लगता? तो इसका सही जवाब है बनारस में कुंभ का मेला नहीं लगता। इन 4 जगहों पर लगता है। तो उज्जैन में लगता है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है और नासिक में लगता है। इन बनारस में कुंभ का मेला नहीं लगता। अब आगे है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य प्रकार है? तो यूपी का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या कथकली? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है कथक। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों के द्वारा कथा बाजते समय हाव भाव के प्रदर्शन में से माना जाता है। और वाजिद अली शाह जो कि अवध के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ था और विंध्यादीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया था। ये भी याद रखेगा। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? यूपी का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? मतलब यूपी की सीमा किससे लगती है? राजस्थान से, पंजाब से, बंगाल से या आंध्र प्रदेश से? तो राजस्थान से यूपी की सीमा लगती है। ऑप्शन ए का सही जवाब है। हमने पढ़ा था ना कितने 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि नेपाल है। आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।